जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो यहाँ पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, जो राजनीति क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको क्या बोलना चाहेंगी? कांग्रेस पार्टी को ही चुनने का आपका क्या संदेश रहा है? मतलब उद्देश्य रहा है इसके पीछे? आपने इसे ही क्यों चुना? आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे कांग्रेस पार्टी ही चुनना चाहिए? जैसे कि अभी आपने बताया आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम कर चुकी हैं, तो आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आपकी कलम जो है वो स्वतंत्र नहीं है? आपको अब राजनीति में जाना चाहिए और आपको ऐसा क्यों लगा कि आप राजनीति में जाएंगी तो वहाँ आप स्वतंत्र हैं, अपनी बात रख सकती हैं, समाज की सेवा कर सकती हैं। नमस्कार, मैं नुश्री यादव, आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं नजीम फातिमा मैम के पास, जो कि कांग्रेस पार्टी की महानगर अध्यक्ष है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका जनमोर्चा में। नमस्कार, आपका भी बहुत-बहुत अभिवादन अभिनंदन मैं करती हूँ। अपने पार्टी की ओर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आईं और आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया और ताकि मैं अपना जो मेरा मैसेज है, संदेश है, वो आप तक पहुँचा सकूँ और आप जनपद वासियों तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद। तो मैम पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके विषय में संक्षिप्त में आपका परिचय जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा नाम नादिश फातिमा है। मैं इस वक़्त ज़िला कांग्रेस कमेटी की महानगर अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ हूँ और इससे पहले मैंने अपना बचपन यहीं मेरा बीता है फैज़ाबाद अयोध्या में, जो पहले फैज़ाबाद अयोध्या का नाम हुआ करता था, मैं वहाँ पर पली-बड़ी हूँ। मेरी पैदाइश भी यहीं पर हुई है। मैंने अपना 12वीं तक की परीक्षा अपनी 12वीं तक की पढ़ाई यहीं पर पूरी की। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। पहले मैं आप ही लोगों की तरह पत्रकार हुआ करती थी। उसकी पत्रकारिता की छोड़ने की कारण जो ये था और राजनीति में आना, ये कोई मेरा कोई प्लान नहीं था। लेकिन ये है कि पत्रकारिता छोड़ने के मेरे कुछ निजी ये कह सकते हैं आप कारण रहे। और दूसरे मुझे लगता था कि बतौर पत्रकार मेरी 2014 के बाद से मैंने महसूस किया कि मेरी कलम जो है वो किसी और की गुलाम हो जाए, इससे बेहतर ये है कि मैं अपनी बात अपने जनपद वासियों की प्रॉब्लम को, देश की समस्याओं को, प्रदेश की समस्याओं को अगर मुझे उसका कोई हल निकालना है, उस पर कोई विचार करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं किसी न किसी पार्टी का हिस्सा बनूँ। जिसके कारण मैंने ये फैसला किया कि मैं राजनीति में आऊँगी और ये मेरा कोई बहुत समझा-बूझा या ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा डिसीज़न नहीं था कि मैंने कोई प्लान किया था। लेकिन ये है कि कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ इसमें कुदरत का भी हाथ रहा, प्रकृति का भी कुछ इसमें हाथ था। लेकिन यही एक मुझे लगा ज़रिया है कि मैं अपने मोहल्ले की, अपने जनपद की, अपने प्रदेश की समस्याओं, अपने देश की समस्याओं का किसी न किसी तौर पर इससे मुझे लगता था कि मैं उनका हल निकालने में कोई न कोई सहयोग प्रदान कर सकती हूँ, जो मैं अपने प्रदेशवासियों के लिए, अपने जनपद के लिए करना चाहती हूँ। मैम जैसा कि अभी आपने बताया आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम कर चुकी हैं, तो आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आपकी कलम जो है वो स्वतंत्र नहीं है, आपको अब राजनीति में जाना चाहिए? और आपको ऐसा क्यों लगा कि आप राजनीति में जाएँगी तो वहाँ आप स्वतंत्र हैं, अपनी बात रख सकती हैं, समाज की सेवा कर सकती हैं? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कि एक बतौर पत्रकार मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि अब मेरी कलम जो है वो मेरे हाथ में नहीं रही और किसी और के हिसाब से मुझे अब अपना कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा। और मैंने राजनीति को ही क्यों चुना? तो इसके लिए सबसे बड़ा मेरा पास कारण ये रहा कि राजनीति में आप स्वतंत्र होते हैं। कहीं न कहीं आपको आपके क्षेत्र को आज़ादी दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है कि आप अपने हिसाब से काम कर सकें, जब तक कि वो पार्टी ऐसी ना हो जैसे कि अभी हमारी प्रेज़ेंट सरकार है। हमारी प्रेज़ेंट सरकार जो है उसमें आप सभी विधायकों, कई नेताओं, सांसदों से ये सुन चुके हैं कि वहाँ सब कुछ जो है वो हमारे परम जो है पूज्य माननीय श्री मोदी जी हैं, उनके हिसाब से ही आपको सारा कुछ करना पड़ता है और उनके जो कुछ लोग जो उनके काफ़ी करीबी हैं, उन्हीं के अनुसार अनुसरण करना पड़ता है आपको पार्टी में रहते हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में मुझे लगता है कि मुझे इस बात के लिए कहीं न कहीं मैं संतुष्ट थी कि हाँ, मुझे आज़ादी मिलेगी, मैं अपनी बात रख सकूँगी, लोगों तक पहुँचा सकूँगी और जो भी मैंने आपसे कहा कि मेरा जनसेवा का जो एक विचार था, उस विचारधारा को मुझे लगता था ये पार्टी मुझे करने का मौका देगी, इसलिए मैंने इसको चुना है और राजनीति को चुना और स्पेशली कांग्रेस पार्टी को। मैम कांग्रेस पार्टी को ही चुनने का आपका क्या संदेश रहा है? मतलब उद्देश्य रहा है इसके पीछे? आपने इसे ही क्यों चुना? आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे कांग्रेस पार्टी ही चुनना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी को चुनने की जहाँ तक बात है, तो मैं कहीं न कहीं इसका आपको ये कहना चाहूँगी कि कहीं न कहीं इसके पीछे वजह रही है कांग्रेस पार्टी की सोच और स्पेशली राहुल गांधी की सोच।
उनसे मुझे लगता था मैं जब पत्रकारिता में भी थी तब मुझे लगा कि कहीं न कहीं मैं उनसे कहीं न कहीं इम्प्रेस थी। आई वाज़ लिटिल बिट इम्प्रेस्ड विद हिम और मुझे ये लगा कि मैं उनकी सोच को, उनके विचार को क्योंकि उनका विचार, उनकी विचारधारा, उनके विचार ऐसे थे जो आज के युवाओं के विचार के लिए होने चाहिए, उनके युवाओं के हक में थे। उनके उनकी ही सोच से और उसमें स्पेशली उन्होंने किसी भी समाज के वर्ग को नहीं छोड़ा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोज़गार युवा हो, चाहे वो महिलाएँ हों, हर फ़ील्ड को उन्होंने छुआ था और उन्हीं की आप ये कह सकते हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी की ही सोच को देखते हुए, उनकी विचारधारा को देखते हुए मैंने ये अपने विषय में ये निर्णय लिया कि मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी है। मैम भविष्य के चुनाव में अगर आपकी क्या योजनाएं हैं भविष्य के चुनाव को लेकर और अगर आपकी पार्टी की यहाँ पे सत्ता बनती है तो आपने क्या योजनाएं बनाई है कि आप लोगों के लिए आम जनता के लिए क्या करेंगी? देखिए, अभी तो ये बड़ा जल्दी आपने ये प्रश्न कर लिया है, लेकिन चलिए आपने कहा है बहुत सही बात है कि अभी से हमको इस बात में का विचार करना चाहिए कि आज आइंदा अगर हमारी सरकार बनती है और तो हम हमारा पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए हर नेता की, हर पार्टी की प्राथमिकता मेरे हिसाब से सबसे पहले अपने जनपद के लोगों के बारे में उनके हक के बारे में बात करना उसका परम कर्तव्य है। मुझे लगता है सबसे पहली मेरी जो होगी चूँकि मैं महिला प्रकोष्ठ की महानगर अध्यक्ष हूँ, तो मेरा विचार पहला ये होगा कि सबसे पहले मैं अपने जनपद की महिलाओं के बारे में चाहती हूँ कि उनके बारे में पार्टी कोई बड़ा फैसला ले। ख़ास तौर से जैसे आप जानती हैं कि पहले भी इस पर कई बार हाउस में भी इस पर बात हो चुकी है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, ख़ास तौर से राजनीति के क्षेत्र में। 40% महिलाओं के लिए जो बार-बार बात हो रही थी कि 40% महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया जाना चाहिए, वो मेरी मुझे लगता है पहली प्रायोरिटी होगी। उसके बाद मैं ये चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं को, हमारे यहाँ की जो महिलाएँ हैं, उनको रोज़गार के सुनियोजित अवसर प्रदान किए जाएँ, चाहे वो शिक्षित हों या शिक्षित हों। उनकी जितनी भी एबिलिटी है, जो जितनी योग्यता है, उसके अनुसार उनको कहीं न कहीं रोज़गार के सुअवसर प्रदान किए जाने चाहिए। और ये ना हो कि केवल हम उनको कुछ पैसों पर उनका निर्वहन कर दें, बल्कि ये कोशिश की जानी चाहिए कि उनके लिए अच्छे से अच्छे अवसर प्रदान किए जाएँ रोज़गार के और पार्टी आगामी जो जभी भी चुनाव जब नेक्स्ट जो है चुनाव जब आने वाले हैं, उससे पहले मेमोरेंडम पार्टी का जारी होगा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि उसमें इस बात का पार्टी विशेष ख्याल रखती है कि महिलाओं की, युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में पार्टी के उसके अनुसार जो है वो इस पर जो भी पार्टी हमारी में कहेगी वो हम उसका निर्वहन करेंगे और अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने उत्तरदायित्व को निभाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे और ये चाहेंगे कि हमारी जनता हमारा साथ दे और ये जो रेजीम है, जो सरकार है, इसको बदलने की पूरा से पूरा हम प्रयास करेंगे ताकि अनथक हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जो है किसी न किसी तौर से भाजपा से मुक्त करें भारत को और कांग्रेस पार्टी की अच्छे से अच्छी अधिक से अधिक सीटें अर्जित की जाएँ। इसका मैं हमें हम सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी अधिक से अधिक सीटें अर्जित करे। मैम महिला अध्यक्ष हैं तो उनमें महिलाओं की कितनी भागीदारी होती है या कोई योजना होती है, बनती है, लागू होती है, तो उनमें महिलाओं की राय ली जाती है या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अब आप ये देखिए कि पिछले दिनों में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, उसमें मुझे सबसे पहले अग्रणी रखा जाता है महिलाओं को। हमारी पार्टी का पहला ही ध्येय ये है कि महिलाएँ आगे की जाएँ। आप बार-बार देख रही थी प्रियंका गांधी जी ने लगातार जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों कि प्रियंका गांधी लगातार इस बात को कह रही थी कि आप महिलाओं के लिए एक ठोस कदम उठाएँ, महिलाओं के लिए कोई ठोस योजनाएँ बनाएँ और आप ये देखिए कि अब हमारी जो नेता हैं श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, वो चूँकि अब आप ये देख रही हैं कि वो संसद में पार्लियामेंट में अब वो जा चुकी पहुँच चुकी हैं और वहाँ पे आप लगातार देख रही होंगी कि वो महिलाओं के उन्मूलन की बात, उनकी शिक्षा, उनके रोज़गार के अवसर की बात, उनकी सुरक्षा सबसे पहले जो हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी दायित्व होना चाहिए, उसके लिए वो लगातार प्रश्न उठा रही हैं। लोग बातें रख रही हैं अपनी। वो अलग बात है कि जो मौजूदा सरकार है वो नेता प्रतिपक्ष को बोलने की, उससे सुनने की उन्होंने ये बना रखी है योजना कि हम ना उसको सुनेंगे, ना उस पर कार्यवाही करेंगे। ये आप लगातार देख रही हैं कि चाहे माननीय राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, उनकी बातों को ना अनसुना किया जा रहा है, उनके विचारों को कुचला जा रहा है, पार्टी की विचारधारा को कुचला जा रहा है, पार्टी के नेताओं को बार-बार ये कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तौर से पीछे हो और ये इनकी
सोची समझी साजिश है, चाल है। मैम, आपकी दिनचर्या कैसी होती है? आप अपने निजी दायित्व सामाजिक दायित्व और निजी जीवन में स्थिरता कैसे कर लाती हैं? देखिए मैंने जैसे जैसे कि आपसे शुरू में बात हो रही थी कि मेरा पहला ध्येय जो था वो अपनी जन सेवा है, समाज की सेवा है। तो मेरा दिनचर्या शुरू भी समझ लीजिए लगभग इस तरह से होती है। ये तो आप बिल्कुल सही कही हैं कि निजी जीवन में और अपने समाज सेवा के मैं अपने को नेता नहीं मानती, मैं अपनी इसको मानती हूँ कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। तो इस दायित्व को करने में थोड़ा-सा संतुलन करने में कभी-कभी दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पारिवारिक जीवन को भी मेंटेन रखूँ और अपने सामाजिक दायित्व को लेकिन प्राथमिकता हमेशा सामाजिक दायित्व को देती हूँ, ये इसमें कोई शक नहीं। मैम, आप जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो यहाँ पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, जो राजनीति क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, सबसे प्रथम ये ज़रूरत है समाज की, ये देश की ज़रूरत है, ये हमारे समाज की ज़रूरत है, ये हमारे प्रदेश की ज़रूरत है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में आगे आएँ, क्योंकि आज हमारे युवा ही कल हमारे देश का भविष्य होंगे, कल वही इस देश को अग्रणी करेंगे, आगे ले जाएँगे। जो विश्व गुरु बनाने का सपना मोदी जी ने हमें दिखाया था, जो लॉलीपॉप दिया है कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं, बन रहे हैं और कदम पर तरफ अग्रणी है हमारी कदम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि यदि युवा जन जुड़ते हैं, महिलाएँ जुड़ें, युवतियाँ जुड़ें, युवक जुड़ें, तो ये बहुत संभव है कि देश एक दिन एक बहुत बड़े मकाम पर पहुँचेगा। हमारी अर्थव्यवस्था में भी युवाओं का योगदान होना चाहिए, युवाओं को ये रोज़गार के अवसर देने चाहिए, उनको उद्यमी बनाने की तरफ अग्रसर रहना चाहिए और ऐसी योजनाएँ लाई जानी चाहिए कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा उद्यम में भी जाएँ और राजनीति में भी आएँ। सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि राजनीति को इस वक़्त बहुत ही अधिक आवश्यकता है कि उसमें युवा ही देश के कल्याण कर सकते हैं, युवा ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। युवा की जो सोच होगी वो ऐसी सोच होगी कि उसमें देश के एकता, सद्भाव को बिना नुकसान पहुँचे हुए वो इस देश को एक अच्छे और एक बड़े मकाम पे लेकर के जाएँगे, एक अच्छी इमेज के साथ, एक पॉज़िटिव सकारात्मक ऊर्जा और इमेज के साथ इस देश को आगे बढ़ाएँगे, ऐसा मेरा मानना है। मैम, अयोध्या जो कि अब अपनी जो डेवलपमेंट की चरम सीमा पे है, तो अगर आपको मौका मिले तो आप भविष्य में अयोध्या में क्या बदलाव करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि अयोध्या में अभी किन-किन क्षेत्रों में बदलाव लाने की ज़रूरत है? देखिए ये बात बिल्कुल ज़मीनी है कि अयोध्या में कोई भी मेरा मानना ये है कि किसी भी तौर की कोई भी उन्नति, तरक्की मैं अयोध्या में नहीं देख रही हूँ। हाँ, ये है ठेकेदारों की जेबें भरी हैं, नेताओं की छिट-पुट ने जेबें भरी हैं, भाजपा के नेताओं ने जमकर पैसा कमाया है, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, सभी ने अपनी जेबें भरी हैं। लेकिन यह भी मानना है मेरा मानना है कि अभी भी अयोध्या किसी भी तौर से उस उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं है, जिस पर उसको पथ पर होना चाहिए था। आप अच्छी तरह जानती हैं, जो रोडें बनी हैं, जो सड़कें निर्माण रामपथ के निर्माण में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए, बारिश अभी आ रही है, आपने देखा ही है, बड़े-बड़े गड्ढे होकर के पानी भर गया, जलभराव देखा गया, छत पक्की देखी गई, लाइटें चोरी हो गई। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ कि देश और प्रदेश और अयोध्या क्या तरक्की करेगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ और बचा है जानने और समझने के लिए, जिस प्रकार से अयोध्या की हालत आप देख रही हैं। मैम, आप आम लोगों को, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मेरा संदेश ये है कि सबसे पहले आप सभी से मेरा ये निवेदन है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप सब प्रदेशवासी, जनपदवासी कृपया करके अपनी सोचों पर थोड़ा-सा परिपक्वता लाएँ और ये कोशिश करें कि अगर आपको मौजूदा सरकार से शिकायतें हैं, तो उस पर अपने मन को में ये ठानें, मन को बनाएँ इस प्रकार का कि आगामी आने वाले चुनाव में हमें किसी भी तौर से इस सरकार को के प्रलोभन में नहीं आना है, उस सरकार के दिए हुए लॉलीपॉप को नहीं लेना है, अपने हाथों में पकड़ना है और आने वाले समय में स्पेशली मैं अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये विचार करें कि आपको आने वाले समय में एक ऐसे नेता की ज़रूरत है, जो आपकी बातों को लेकर के पूरी सड़कों पे कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला। उसने आपकी समस्याओं को समझा। रोज़ माननीय राहुल गांधी जी अपने वीडियोज़ के थ्रू अपने आपने उनके यूट्यूब पे चैनल पे भी देखा होगा कि वो लगातार लोगों के पास जा रहे हैं, युवाओं के पास जा रहे हैं, बेरोज़गार लोगों के पास जा रहे हैं, छोटे-छोटे जो जितने भी लोग हैं, मज़दूर तबका है, चाहे वो महिलाएँ हैं, उन सब की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसी प्रकार से आपको भी हमें सपोर्ट करना है और अपने मन को इस तरह से बनाना है कि आपको ऐसे नेता और ऐसी पार्टी की ज़रूरत है, ये बस मैं आपसे अनुरोध है और मेरा ये भी आपसे मैं ये वादा करती हूँ कि बतौर महिला महानगर अध्यक्ष
मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी पार्टी में और ये चाहती हूँ कि आप सब हमसे जुड़ें, महिलाएँ जुड़ें, जो हमारे महानगर कमेटी है उससे हमारी पार्टी से लोग जुड़े और हमें अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए जन मोर्चा के साथ।